अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए जो जमीनें वक्फ की थी, क्या उन जमीनों को सियासत के रसूखदारों ने रेवड़ियों की तरह बांट लिया है? और ये सवाल हम नहीं उठा रहे। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा आरोप लगाया और निशाना साधा है समाजवादी पार्टी के शासनकाल और एसपी के कद्दावर नेता आजम खान पर। मौलाना बरेलवी ने सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा है जिसमें दावा है कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकारों के दौरान शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए का महा घोटाला हुआ है। मौलाना का यहां तक कहना है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठाने वालों को यह आईना दिखा देगा और देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक रिपोर्ट देखनी चाहिए। देश पूछ रहा है कि दूसरों की ईमानदारी पर उंगली उठाने वाले खुद कितने पाक साफ हैं। जो लोग आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो पहले अपने गिरबान में झांक कर क्यों नहीं देखते? जिन लोगों के शासनकाल में वक्फ के नाम पर करोड़ों अरबों की संपत्तियां बनाई गई थी, लाखों एकड़ जमीन लूटी गई, आज वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आज सवाल नियत का है, सवाल उन लोगों की नैतिकता का है जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं और दूसरों पर पत्थर उछाल रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठाने वाले विपक्ष को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले आईना दिखाया था। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जिनके शासनकाल में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन की बंदरबाट हुआ, वक्फ को जिन्होंने अपनी बपौती समझा, वो आज ईमानदारी पर लेक्चर दे रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर मोहर किसी गैर ने नहीं बल्कि खुद मुस्लिम समाज के बड़े धर्मगुरु ने लगाई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पिछले सरकारों के दौर में हुए वक्फ घोटाले की पोल खोल कर रख दी है। मौलाना बरेलवी ने साफ कह दिया है कि वक्फ के नाम पर अपनों ने ही अपनों को लूटा। जिन लोगों ने अल्लाह की राह में समाज की भलाई के लिए करोड़ों की जमीन वक्फ की थी, वक्फ माफियाओं ने उन जमीनों को रेवड़ियों की तरह आपस में बांट लिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए। वक्फ की जमीनों को बर्बाद किया गया और भूमाफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा गया। न कोई मदरसा, न स्कूल, न हॉस्पिटल, न मस्जिद, कुछ भी कायम नहीं किया गया। न किसी गरीब बेवा की, न यतीम की किफालत की गई, न सरपरस्ती की गई, न मदद की गई। साफ है, राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवाल पर आज नीट एंड क्लीन कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसियां हर स्तर पर दूध का दूध और पानी का पानी कर रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो लोग आज पारदर्शिता की दुहाई दे रहे हैं, क्या उनके शासनकाल में कभी इस बात की जांच हुई है कि वक्फ की लाखों एकड़ संपत्तियां कहां गायब हो गईं? सवाल बड़ा है और जवाब के नाम पर विपक्ष के पास सिर्फ खामोशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज की बहस क्यों, ये भी समझिए। क्या वक्फ की संपत्ति लूटने वालों को एसपी सरकार का संरक्षण था? ये बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल है कि अल्लाह की राह की संपत्ति से निजी मुनाफा आखिर किसने लिया है? और मौलाना बरेलवी के लेटर बम पर आखिर कब तक चुप्पी रहेगी, चुप्पी टूटेगी कब? चौथा अहम सवाल है, क्या सपा की सरकार में मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते थे? पांचवा अहम सवाल, राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों का दोहरा मापदंड आखिर क्यों नजर आ रहा है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हसन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के, शहाबुद्दीन बरेलवी रजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर और खुद उन्होंने आरोप लगाए हैं, शादाब शम्स जी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, और साथ ही मोहम्मद उस्मान जी, इस्लामिक स्कॉलर, परमिंदर भाटी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट हैं। सभी का स्वागत है।
शहाबुद्दीन जी, पहला सवाल आपसे ही है, आखिर 9 साढ़े 9 साल बाद आरोप क्यों? इन आरोपों का आधार क्या, सबूत क्या आपके पास? देखिए मोहतरम, ऐसा है कि वक्फ के सिलसिले में मैं ये बातें बहुत पहले से कहता रहा हूं, और आपको याद होगा जब वक्फ संशोधन बिल पास किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में अकेला वाहिद मैं आलिम दीन हूं कि मैंने खुल करके वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था। उसकी वजह और उसका जो दर्द और तकलीफ ये थी कि ये कौम के हितों में, जो बिल पास हुआ ये कौम के हितों में, और उसके अलावा जो काबिज लोग हैं, हम अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो लोग भी काबिज हैं उनका नाम ले ले करके भी मैं सालों से इस बात को बराबर कहता आया हूं कि इन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को हमारे बुजुर्गों ने जिस मंशा के लिए वक्फ किया था उसको बर्बाद कर दिया। उसको बेच करके इन्होंने अपने आलीशान महल बनाए, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए, और जिस मकसद के लिए वक्फ किया गया था कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की मदद की जाएगी, मगर ये सब कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा मामला ये था कि देखिए 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे और 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। इन 4 का शासनकाल में समाजवादी पार्टी के आजम खां अल्पसंख्यक, वक्फ और हज मंत्री रहे। इन्हीं की सरपरस्ती में वक्फ बोर्डों का गठन किया जाता रहा और मेंबर बनाए जाते रहे। तो मेंबर और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो आजम खां के और समाजवादी पार्टी के करीबी चहीते हुआ करते रिजवी थे। साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब फिर बीजेपी की सरकार आई और अगर ये सब हुआ है वाकई, तो फिर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? अब देखिए किसका संरक्षण है, किसकी सरपरस्ती रही या क्या रहा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये तो हुक्मरान जाने, जो साहिब इख्तिदार हैं वो लोग जाने, मगर ये गड़बड़ी बहुत दिनों से हो रही थी। और आप देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए एक आदमी है जिसके अंदर न जाने कौन से सुरखाब के पर हैं, जो मायावती का भी अजीज करीबी, जो अखिलेश यादव का अजीज करीबी, और जो उसके आजम खां का बड़ा क्या नाम शागिर्द रशीद, बड़ा अजीज और करीबी, वो फिर भाजपा में भी आकर के वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। कम से कम अगर उसका शासनकाल देखेंगे तो 20 साल का है, 20 साल का शासनकाल, और कई एफआईआर लिखी जा चुकी हैं। बाराबंकी में सिंह जी, जवाब दीजिएगा जो आरोप लगा रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पिछली सरकारों में भी थे, सरकार में भी हैं। लेकिन शादाब भाई, उस वक्त 2017 में जब सरकार बदली थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये बात रखे थे, तथ्य रखे थे कि लगभग 1,30,000 से ज्यादा दुकानें सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं और लगभग 23,000 ऐसी दुकानें जो शिया बोर्ड के अंदर आती हैं। उन दुकानों का रेंट जहां 5,000 होना चाहिए, उनसे 5-5 रुपए रेंट लिए जा रहे हैं। ये किसी सरकार की कमेटी नहीं थी, वक्फ बोर्ड की कमेटी थी, और वक्फ बोर्ड इसको अंडरलाइन कर रही है कि 5,000 की जगह 5 रुपए लिए जा रहे हैं। तो 9 साल में क्या कार्रवाई की गई? घोटाला तो साफ दिख ही रहा है, पब्लिक डोमेन में है। ये प्रश्न मुझसे है, अनम्यूट करिएगा शादाब भाई। ये प्रश्न मुझसे है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। देखिए, पहले तो जो अभी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने प्रश्न उठाया, मैं भी इनके साथ था, और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे हमने बिल्कुल स्पष्ट बोला कि वक्फ लूट के अड्डे बने, और इसमें कोई शक नहीं है वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के सदस्य चोर। मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। और कमाल की बात देखिए कि सबके मुंह में दही जम जाती थी जब वक्त की बात होती है। सदके ज़कात खैरात का पैसा था, और इसमें जो बड़ी लूट हुई, इतनी बड़ी बंदरबाट हुई, मुझे तो ताज्जुब होता है मेरे उलमाए हक इस पे क्यों खामोश रह गए। आखिर ऐसा ये कहाँ का इंसाफ है कि एक जगह लूट हो रही है सदके ज़कात खैरात के पैसे पे और आप खामोश हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है। अब आपने एक सवाल उठाया, रिजवी साहब भी पूछ रहे थे कि एक व्यक्ति 20 साल से एक अध्यक्ष बने रहे, जफर फारूकी, तो वो इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कि उसकी जो शक्तियां थी वक्फ की वो ऐसी थी कि 2 सांसद आएंगे, 2 मुस्लिम विधायक आएंगे, 2 मुस्लिम सांसद आएंगे, एक
बार काउंसिल से मेंबर आएगा, एक मुस्लिम होगा, फिर एक मेंबर वहां, तो ये पूरा का पूरा लाइनअप ऐसा है कि उसमें सरकारों का दखल ही नहीं था। चाह के भी योगी आदित्यनाथ बदलना चाहते तो उसे बदल नहीं सकते थे। तो अब अमेंडमेंट आ गया है, अब सरकारों के हिसाब से वक्फ बोर्ड जैसे बाकी बोर्ड चलते हैं वैसे चलेंगे। अब से सरकारों की जवाबदेही तय होगी, अब से पहले से नहीं होगी, अब से तय होगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो उम्मीद की किरण मोदी सरकार ने दिखाई है देश के मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, अब उनके अच्छे दिन आएंगे। साहब, ये कहा जा रहा है, बरेलवी साहब कह रहे हैं कि ये तो राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला है, लेकिन कोई कह ही नहीं रहा है। 9 साल से आप सत्ता में है, क्या जांच पड़ताल की आपने? जबकि कमिटीज की रिपोर्ट ये है, आजम खान पर केस चल ही रहा है। नहीं हसन साहब, मैं कह रहा हूं लौटता हूं हसन सिंह साहब जी, चूंकि आप यूपी सत्ता में। हाँ जी, ये सवाल आपका मुझसे है। हाँ सिंह साहब बताइए। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए जितने हमारे यहाँ मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं या रिजवी साहब, उन्होंने कहा कि आज देश ने दुनिया का सबसे बड़ा घपला और घोटाला कहीं पे है, तो वक्त की संपत्तियों में दुनिया की दूसरी आबादी और अल्लाह को दान की हुई संपत्ति को कैसे हड़पने का कार्य किया जाता है और किस तरह से राजनीतिक पार्टियां उस पर खामोश रहती हैं। तो निश्चित तौर पे उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक सवाल अभी हमारे एक मुस्लिम स्कॉलर ने उठाया, साबुद्दीन जी ने उठाया कि भाई वो 20 साल से कोई वक्फ का चेयरमैन कैसे हो सकता है। इसलिए वो हो जाता है कि उसमें जितने 12 और 16 मेंबर होते हैं उन्हीं में से किसी एक का चयन होता है। 12 से 16 जो मेंबर होते हैं वो उन्हीं का चयन कर देते हैं, इसलिए वो हो जाते थे। अब जब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वक्फ का नया अमेंडमेंट आया है, जो नया कानून आया है, उसमें इस तरह के प्राविधान किए गए हैं कि उसमें 2 महिलाएं भी होंगी, उसमें 2 दूसरे धर्म के लोग भी होंगे। तो जब इस तरह की लेकिन सिंह साहब, ये पहले हुआ है तो इसके ऊपर तो कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए। और आगे कैसे नेतृत्व इसको संभालेगा? क्योंकि राम मंदिर दान चोरी का जो मामला है वो जिस तरीके से उठाया गया और हर एक वर्ग के लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, ये इतना अच्छा आप सबका सवाल है और ये होना भी चाहिए। राम मंदिर में चोरी, उस पे एक्शन कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गिरफ्तारी किसमें हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुझे लगता है इसी तरह की बातें सभी में भी होना चाहिए। चोरी एक जगह की चोरी नहीं है। अगर आप यहाँ डकैती कर रहे हैं, मतलब लूट कर रहे हैं, हजारों करोड़ की संपत्तियों को मल्लिकार्जुन खड़गे जी लूट रहे हैं, आजम खान लूट रहे हैं, कोई भी लूट ले, तो ये लूट की छूट किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद उस्मान जी, जब अगर वक्फ गरीबों के लिए है तो ऐसे मुद्दों पर जो धार्मिक नेतृत्व है उसकी आवाज इतनी चुप क्यों हो जाती है? इतनी बड़ी चुप्पी क्यों? नहीं, उसकी आवाज चुप्पी नहीं होती है, बल्कि वक्त वक्त पर आवाज उठाई जाती रही है। ये अलग बात है कि उस आवाज पर कितना दम होता है और कितना उस पर अमल होता है। देखिए, मैं इस पूरे मामले पर इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वक्त की जमीन लूटी गई तो वो बड़ा जुर्म और गुनाह, चाहे सपा के दौर में हुआ हो या किसी और हुकूमत में। लेकिन सवाल ये है कि करीब 10 साल के बाद सिर्फ सपा का नाम क्यों लिया जा रहा है? अगर वाकई लूट हुई है तो FIR कहाँ है, जांच कहाँ है? इस पर जांच पड़ताल हुई। उस्मान साहब सुनिए, मैं बता रहा हूँ, चुप्पी वाला सवाल इसी वजह से उठ रहा है क्योंकि आप लोग चुप होते फिर डिफरेंट करने लगते हैं। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर लिया। मामला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मामला गया हाई कोर्ट में, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। आजम खान को कहीं से राहत नहीं मिली। वक्फ बोर्ड ने जमीन वापस कर दी रायपुर के नवाब साहब को। ये फैक्ट है। ये उस पर कहीं राहत नहीं मिली आजम खान को, और आप कह रहे हैं कि तब नहीं हुआ। अरे केवल एक मामले को आप ना करें। अरे एक मामले पर ही बोल दीजिए, बाकी मामले तो मैं बोल ही रहा हूँ। उसी पर बोल दीजिए कि आजम खान की गलती थी। एक बात पर बात ना करें। देखिए, हम पे पूरी बात मुझे मतलब इतना बड़ा मामला था, इस पर आप चुप रह जाएंगे, बाकी दूसरा मामला खोज कर लाएं। और देखिए, हमारे उनसे उम्मीद होती है कि वो कौम तोड़े, इंसाफ की बात करें, वक्त की आमदनी, गरीबों, यतीमों, बेवाओं। परविंदर जी, इतनी चुप्पी क्यों है? इस मामले पर चुप्पी क्यों साधी गई? सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है? परविंदर जी बताइए। ठीक है उस्मान साहब, ठीक। परविंदर जी, बदगुमानी हुई है तो परविंदर जी बोलिए। मुकदमा दर्ज होने चाहिए। ठीक है, मुकदमा दर्ज हुआ था, उस पर आप लोग चुप है, मामला ये है। परविंदर जी बोलिए। प्रदेश के मंत्री उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, आप देख लीजिए एक बार। अब या तो आप मुझे बोलने दें। बोलिए सर। मेरा जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबकी बात सुन करके जो लब्बो लुआब आया है वो ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वक्फ बोर्ड के संशोधन करने के बावजूद 2025 में, और उसी व्यक्ति को जिस पे आप जो आरोपित कर रहे हैं उसी को आप कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में भी, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी में, वो ही जो है बीजेपी में,
यानी भारतीय जनता पार्टी की जो LIU है, भारतीय जनता पार्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास क्या योग्य लोगों की कमी है? आपके पास बेसिक जानकारी जो मौलवी साहब को है, बन रहे हैं, मौलवी साहब समझ में नहीं आया, जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। मैंने बताया ना, एक्ट के माध्यम से रास्ता ही नहीं था कोई। की जो बात सुन के और उस पैनलिस्ट की बात सुन के रास्ता ही नहीं था, एक्ट भारतीय था, जनता मुसलमान पार्टी नहीं के बनेगा, पास ये लोग वोट करेंगे, तो वो लाइन योग्य लोगों क्या की कर कमी लेते है हैं? क्या लेते हैं आप? ले नहीं सकते, तभी तो वक्त अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। आप तो गुमराह कर रहे हैं, जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए, आपको सब पता है। RSS और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लूट की है, डकैती की है। अच्छा, तो शादाब जी, झूठ अब राम बोलने मंदिर का पर दम नहीं इतना है ना, हो हल्ला, बाकी यहाँ तो बोल लेकिन लोगे। वक्फ की जब भी बात होती है तो इतनी चुप्पी फिर क्यों हो जाती है? क्या वजह है? 10 सेकंड चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी समुदाय में हो, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, और जहां तक धार्मिक मामले का मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, एहसन साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन। एहसन साहब, RSS ने, एहसन साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन। हाँ, हिंदुस्तान की एहसन साहब वक्त कम है, जल्दी बोलिए। की आस्थों को चोट पहुंचाई है। दरअसल हमारे मित्र भी जो ये सवाल उठा रहे हैं, इसी पारदर्शिता के लिए, ताकि केवल वक्त का देने से वक्त न हो जाए, इसी पारदर्शिता के लिए, ताकि महिलाएं भी वहां पे रहें, इसी पारदर्शिता के लिए कि अगर दूसरे धर्म के किसी की जमीन अगर ले ली जाती है तो उसकी भी सुनवाई हो, इसी पारदर्शिता। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द जमीन पर भी दिखेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल साफ है, राम मंदिर पर इतना हो अल्लाह, लेकिन वक्त पर चुप्पी क्यों?